हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है गुप्तोत्तर काल या फिर जिसे हम कहते हैं पूर्व मध्यकाल। चूँकि हमने इससे पहले का जो भी टॉपिक है उसे कवर कर रखा है, तो आज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें 2-3 टाइप हैं। सबसे जो इसका बेस है वो आप देखोगे सामंतवाद के ऊपर पूछा जाता है। दूसरा, दक्षिण भारत में इस समय चोल प्रशासन थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, उससे प्रश्न बनते हैं। और तीसरी अगर हम बात देख रहे हैं तो मंदिर से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग इन टॉपिकों को देखते हैं कि कैसे हम हल कर सकते हैं। सबसे पहला हम प्रश्न लेंगे, पूर्व मध्यकालीन भारत में सामंतवाद की अवधारणा की विवेचना करें। ये क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यूपीपीसीएस और बीपीएससी में भी पूछा गया है। बीपीएससी की अगर हम बात करें तो 2022 में सेम यही प्रश्न आया है। वही अगर यूपीपीसीएस में बात करोगे तो 2019 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं हम इसे जो है किस प्रकार से हल कर सकते हैं और इसमें कौन कौन से पॉइंट हमें लिखने चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये करेंगे कि सामंतवाद होता क्या है उसको डिफाइन करेंगे, और उसके बाद हम लोग बताएंगे इसमें कि आखिर इसकी अवधारणा के पीछे क्या लॉजिक है। तो आइए बताते हैं हम आपको कि सामंतवाद आखिर होता क्या है। देखिए, सामंतवाद जो है एग्रीकल्चर भूमि से जुड़ा हुआ है। यानी आप देखोगे तो पूर्व मध्यकाल जो कि 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी के आसपास माना जाता है, उसमें राजा के द्वारा जो भूमि अनुदान की प्रक्रिया आरंभ की गई थी, उसके बाद छोटे छोटे जो है जमींदार वर्ग के रूप में आप कह सकते हो, उसी के अनुसार एक नया वर्ग जो है जन्म लिया था जिसे सामंत कहा जाता था। इस सामंत की यह विशेषता होती थी कि इसके पास अपनी सेना होती थी, और चूंकि इनके पास भूमि का एक बहुत बड़ा टुकड़ा हुआ करता था, भूमि का बड़ा टुकड़ा, इस वजह से आप देखोगे कि इनके पास राजस्व के लिए पर्याप्त सोर्स हुआ करता था। तो अगर सिर्फ सामंतवाद अगर पूछता तो हम इस प्रकार की परिभाषा हम गढ़ सकते थे। लेकिन चूंकि इसमें पूछ रहा है कि इसकी अवधारणा के पीछे क्या सच है वो हमें बताना है, तो इतिहास अगर पढ़ोगे आप तो एक हमने बात भी किया था, मार्क्सवाद जो होता है, ये मार्क्सवादी जो इतिहासकार है, इन्होंने इस बात की संकल्पना की थी। इसमें उन्होंने कुछ क्राइटेरिया बताया था पूर्व मध्यकाल के बारे में और इसे सामंतवाद से जोड़ के बताया था। तो हम इसमें ये कर सकते हैं कि इसमें जो उन्होंने इस तरह के वक्तव्य दिया था उनका आप 1-2 उदाहरण दे सकते हो, जैसे डीडी कोशाम्बी, और इन्हीं के साथ एक जो फेमस नाम आता है वो आर.एस. शर्मा जी का है। इन्होंने भारत में सामंतवाद की संकल्पना की थी और इसके लिए इन्होंने कुछ क्राइटेरिया बताया था। जैसे कि उन्होंने इसके उदय के पीछे जो मेन कारण बताया था वो था भूमि अनुदान की प्रक्रिया। भूमि अनुदान, इसके कारण ये हुआ था कि जो छोटे छोटे सैनिक वर्ग या फिर प्रशासनिक अधिकारी होते थे उनके पास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भूमि इकट्ठा होने लगे, और उसके बदौलत उन्होंने अपना रेवेन्यू कलेक्ट करना आरंभ किया और अपने सेना को इतना विशाल कर लिया कि धीरे धीरे आप देखोगे कि यही सामंत राजा तक को चुनौती देने लगे। तो ये हमने बताया कि आखिर इसके उदय के पीछे मेन कारण क्या था। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि इसके पीछे मेन जो रीजन है वो है भूमि अनुदान। दूसरी अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय स्तर के जो अधिकारी या फिर सेना होते थे, चूंकि इनका जो है वेतन बहुत ज़्यादा होता था और इस समय राज्यों के पास देने के लिए उतना आमदनी हुआ नहीं करता था, तो इन अधिकारियों को या फिर इन सेना को कह सकते हैं कि भूमि ही अनुदान के रूप में दिया जाता था और उनको यह हक दिया जाता था कि वो इस भूमि से अपना जो है रेवेन्यू कलेक्ट कर सके। इस वजह से ये जो अधिकारी होते थे इतने मतलब सक्षम हो गए थे और इतने मजबूत हो गए थे कि ये एक बड़े सामंत का रूप ले लिए थे, सामंत का रूप ये ग्रहण कर लिए थे। तो हमने ये 2 बात आपको बताया कि आखिर इसकी संकल्पना के पीछे क्या ऐतिहासिक लेखन है। दूसरा हमने बताया कि इसका जो उदय हुआ था उसके पीछे मेन रीजन क्या था। अब हम लोग इसमें बात करेंगे कि आखिर सामंतवाद हम किस रूप में देखते हैं। तो हम 3 बातों के ऊपर चर्चा करेंगे मेनली। राजनीति में इसकी क्या भूमिका थी, समाज में क्या थी,
और फिर देखेंगे आर्थिक रूप से ये किस प्रकार से अपना भूमिका का निर्वहन करते थे। तो सबसे पहले हम अगर बात करें इसकी राजनीति की, तो राजनीति में हमने जैसा कि बात भी किया, इनके पास भूमि अनुदान के कारण पर्याप्त राजस्व होता था और इस वजह से इन्होंने अपनी निजी आर्मी रखना आरंभ कर दिया था, यानी निजी सेना। और ये समय समय पर राजा को सहायता भी देते थे, राजा को सहायता देते थे। इसका आप देखोगे तो दो परिणाम हुआ। एक तो राजा के पास अपनी सेना कमजोर, इसके पीछे का कारण यह था कि वो अब सामंत के सेना पर डिपेंडेंट रहने लगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो सामंत थे यानी क्षेत्रीय सामंत, वो मजबूत होने लगे और धीरे धीरे यही सामंत जो है इतना मतलब महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि कई बार आप देखोगे, हम आगे बात भी करेंगे जब सल्तनत काल पढ़ेंगे, तो यही सामंत जो है अपने जो है कमजोर अधिकारी को, यानी कमजोर जो राजा हुआ करते थे उसको पदस्थ करके खुद से ये शासन में भागीदारी भी करने लगे। तो ये इसका आप बृहद रूप से परिणाम देखोगे राजनीति रूप से। अब आते हैं बात इसके पीछे का आर्थिक कारण क्या था। तो आर्थिक कारण में जैसा कि मेन तो आपका जो पॉइंट बनता है वो भूमि अनुदान का ही बनता है। इसी के कारण आप देखोगे सामंत वर्ग का उदय भी हुआ था और ये जो दान दिया जाता था भूमि, वो तीन प्रकार के होते थे। एक को कहते थे ब्रह्मदेय, तीसरा होता था अग्रहार और एक और है देवदान। देवदान दिया जाता था मंदिर को, अग्रहार दिया जाता था ब्राह्मणों को और ब्रह्मदेव भी ब्राह्मण को ही दिया जाता था। लेकिन इसमें और इसमें मूल रूप से अंतर यह था कि ये भूमि जो है ब्राह्मण स्वयं से उस पर खेती करते थे और दूसरी बात करें अग्रहार की, तो ये मिलता ब्राह्मण को जरूर था, लेकिन ये भूमि ब्राह्मण जो है अपने से निम्न वर्ग के लोगों को दे देता था और उससे वो टैक्स खुद वसूल करते थे और जो अगले जो निम्न वर्ग होते थे वो इस पर खेती करते थे। चूंकि सभी भूमि पर तो वो स्वयं से खेती कर नहीं सकते थे, जिस वजह से आप देखोगे ब्राह्मण जो है इस काल में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। दूसरी तरफ आप देखोगे चूंकि मंदिरों को भी बहुत ज़्यादा मात्रा में भूमि अनुदान मिलने लगा था, तो ये भी एक प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित होने लगा था। तो इस काल में आप देखोगे कि मंदिरों की भी भूमिका बहुत ही बढ़ जाती है। और यही नहीं, आप देखोगे कि जो साउथ इंडिया के बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं उसमें भी आपको सामंती प्रथा का उदाहरण दिख जाएगा। इसी समय आप देखोगे कि पंचायतन शैली में मंदिर निर्मित होने लगे। इसका अर्थ यह हुआ कि इस समय मतलब मंदिरों के निर्माण में भी आप देखोगे कि सामंती प्रभाव आपको दिख जाएगा। पंचायतन शैली हम उसे कहते हैं कि एक जो है मुख्य देवता होंगे और उसके इर्द गिर्द या फिर आसपास में जो है अन्य जो है सबऑर्डिनेट जो देवता हैं उनके चित्र बनाए जाते थे या फिर उनका मूर्ति वहाँ पे रखा जाता था। ये कुछ इसी प्रकार के होता था कि राजा जैसे राज्य में प्रमुख होता है, उनके अधीनस्थ जो है ये सामंत होते थे, तो उसी का प्रभाव आपको इन मंदिरों में भी देखने को मिलेगा। तो ये हमने बात की कि पूर्व मध्यकाल में सामंत जो है किस प्रकार की व्यवस्था बनाए थे और इसके उदय के पीछे क्या कारण थे। तो ये आप इन सभी पॉइंटों को इसमें बता सकते हैं। देखिए इसकी जो संकल्पना है ये मूल रूप से आप देखोगे तो यूरोपियन है। इसकी तुलना आप कर सकते हो यूरोप में एक मतलब जो सामंती व्यवस्था होता था जिसमें आप देखोगे सबसे ऊपर राजा होता था, उसके नीचे बैरन होता था, फिर उसके नीचे जो है ड्यूक होता था। ये मतलब जो है बड़े सामंत छोटे सामंत टाइप में होते थे। तो उसी के अनुरूप जो है भारत में भी ये बताने का प्रयास किया गया है। इस रूप में आप देखोगे तो भारत में कुछ जो है आपको इसका वर्गीकरण दिख जाएगा। जैसे कि जो केंद्र स्तर पर बड़े सामंत होते थे उसको महासामंत कहा जाता था
और जो प्रांतीय स्तर पर सामंत होते थे उन्हें सामंत कहते थे, और जो क्षेत्रीय स्तर पर सामंत हुआ करते थे उसे अधिसामंत कहा जाता था। इसका अर्थ यह हुआ कि आप देखोगे कि सामंतों का भी इस समय अब वर्गीकरण होने लगा था। कारण यह था कि जो बड़े जमींदार होते थे वो खुद से तो खेती करते नहीं, वो अपने से जो जूनियर होते थे उनको जो है खेती करने के लिए दे देते थे, और उनके हिस्से का जो रेवेन्यू होता था वो अपने पास रख के शेष जो रेवेन्यू होता था वो जो छोटे सामंत होते थे उससे वो अपना जीवन यापन निर्वहन करते थे। तो ये आपको एक प्रकार से स्तरीकरण दिख जाएगा सामंतों में भी। तो ये हमने अभी तक बात किया राजनीतिक और आर्थिक रूप से सामंतवाद जब आया तो इसका क्या परिणाम हुआ और क्या क्या हमें मूल रूप से संरचनाएं देखने को मिलती है। एक जो हमारा बच जाता है वो है सामाजिक रूप से इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो समाज में अगर हम बात करें तो समाज में आप देखोगे सामंतवाद के उदय के फलस्वरूप आप कह सकते हो कि वर्ण व्यवस्था मजबूत हुआ, जाति जो है मजबूत हुई, और इस समय आप देखोगे कि सामाजिक जो है गतिशीलता वो कम हो गई। इसके साथ ही आप देखोगे तो महिलाओं के ऊपर जो है प्रतिबंध ज़्यादा लगाया जाने लगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो विवाह की स्वतंत्रता नहीं, बाल विवाह का प्रचलन, और इसी के साथ आप देखोगे जो उच्च वर्ग की महिलाएं होती थी, उच्च वर्ग की महिलाएं उनको घर से भी बाहर निकलने में बहुत पाबंदी का सामना करना पड़ता था। तो आप ये देखोगे समाज में इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है सामंतवाद के उदय के कारण। अभी भी अगर आप देखोगे जैसे बिहार और यूपी से अगर आप बिलोंग करते हो और बड़े जो जमींदार वर्ग के होते हैं लोग, तो उसमें कुछ हद तक प्रवृत्ति इस प्रकार की देखने को मिल जाएगी। हालांकि बहुत कुछ अब बदल चुका है, लेकिन फिर भी आपको अभी भी इस प्रकार की प्रवृत्ति देखने को मिल जाएगी। तो ये हमने बात किया। अगर आपको पूछा जाए सामंतवाद से संबंधित तो आप प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे। इसी में हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं कि आखिर सामंतवाद के उदय के पश्चात आपको ये पूछा जा सकता है कि इसने प्रशासनिक संरचना में किस प्रकार के परिवर्तन लाए, और ऐसा प्रश्न पूछा भी गया है। यूपीपीसीएस की अगर बात करें 2021 में तो ये सीधा सा पूछ दिया गया है कि भूमि जो अनुदान मिल रहा था उसने सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था में किस प्रकार की चेंजिंग लाई। तो आइए हम उसे भी बात करते हैं कि आखिर भूमि अनुदान के कारण प्रशासन में क्या बदलाव आया। पहले मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर हम उसे एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन है भूमि अनुदान ने प्रशासनिक संरचना में क्या बदलाव लाया। तो आपका प्रश्न है कि भूमि अनुदान ने प्रशासनिक संरचना में क्या परिवर्तन लाया। तो हम इसमें बात करेंगे कि आखिर भूमि अनुदान पहले कितने प्रकार का होता था। भूमि अनुदान जो कि हमने पहले भी आपको बता दिया, एक होता था ब्रह्मदेय, अग्रहार, और तीसरा था हमारा देवदान। हमने इसे डिफाइन भी किया। देवदान जो मंदिरों को दान या फिर मठ को दान मिलता था वो था। ब्रह्मदेय जो ब्राह्मणों को भूमि मिलता था। और एक बात हमेशा याद रखना है, ये जितने भी भूमि दिए जाते थे वो कर मुक्त होते थे, यानी इनको इन भूमि पर टैक्स राजा को नहीं देना पड़ता था। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है इसने क्या परिवर्तन लाया। तो हमने जो बात किया उसमें से आप देखोगे 70 से 80% बात वही रिपीट होगी। तो हम बात करते हैं प्रशासन में, तो क्या बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन की, दूसरा बात करते हैं स्थानीय, फिर हम देखते हैं प्रांतीय, सेना व्यवस्था में क्या किया, कर व्यवस्था में क्या परिवर्तन लाए।
इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे और हमारा जो है कंसेप्ट पूरा हो जाएगा। अगर हम बात करें केंद्रीय प्रशासन की, तो भूमि अनुदान के कारण जैसे कि हमने बताया कि बड़े सामंत का उदय हुआ और इन सामंतों के पास अपना सेना होता था, निजी सेना। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि राजनीतिक रूप से आप देखोगे तो विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखने को आपको मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि राजा के पास जब स्वयं की सेना नहीं रहेगी और वो डिपेंड करेंगे सामंतों की सेना पे, तो आप देखोगे कि ये सामंत जब भी शक्तिशाली होंगे तो उस राजा को ही पदस्थापित कर देंगे। तो ये प्रवृत्ति आपको बहुत ही अधिक मिलेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अब आती है बात स्थानीय प्रशासन की। तो स्थानीय और प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो इसमें भी आपको क्षेत्रीय सामंत उभरते हुए नजर आएंगे और सबके उभरने का एक ही रीजन है, भूमि अनुदान। अब बात आती है कि आखिर इनके उदय के कारण आप देखोगे तो इस प्रशासन में क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो इसमें जो सबसे बड़ा प्रभाव आपको दिखेगा कि ये लोग क्षेत्रीय स्तर पर स्वयं से कानून का पालन करवाते थे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कर की वसूली यही जो है क्षेत्रीय सामंत करते थे। इस वजह से आप देखोगे कि राजा की पकड़ धीरे धीरे प्रांत पे और क्षेत्रीय जो है प्रशासन पे कमजोर होने लगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चूंकि इनका किसानों के साथ डायरेक्ट संबंध होने लगा, तो कर जब ये खुद वसूलते थे तो इन्होंने अत्यधिक मात्रा में जो है कर लगाना किसानों पे आरंभ कर दिया, यानी किसानों का शोषण बढ़ा। क्या हुआ? किसानों का शोषण बढ़ा। इसके पीछे का रीजन ये था, जो बड़े सामंत होते थे वो अपने से अधीनस्थ सामंत को भूमि दे देते थे और उससे वो अपना रेवेन्यू कलेक्ट करता था। तो जो बड़े सामंत होते थे उतना तो उनको रेवेन्यू देना ही है, उससे उन्हें ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़ता था ताकि वो अपने हिस्से का भी कंप्लीट कर सके। तो इस वजह से देखोगे कि बहुत सारे उपकर या फिर बहुत सारे ऐसे टैक्स लगाए जाने लगे किसानों के ऊपर, जिस वजह से उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब होने लगी। और इसी काल में आप देखोगे कि बेगारी जैसी प्रथा भी धीरे धीरे उभरने लगी थी। तो ये आप देखोगे प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन में इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो प्रांतीय और क्षेत्रीय स्तर पर जो भी नियम कानून हो या फिर विकास संबंधित कार्य हो, तो इन सामंतों ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया। इस वजह से आप देखोगे कि जो राजा होती थी उसकी पॉपुलैरिटी भी धीरे धीरे घटने लगी और ये सामंत अपने आप को स्थापित करने में सफल भी हो जाते हैं। तो ये हमने बात की स्थानीय और प्रांतीय स्तर की प्रशासन की। अब बात आती है सेना में। तो सेना में जैसा कि हमने बताया कि इनके पास अब जो है अपना सेना होने लगा, जिस वजह से राजा जब भी कोई बड़े युद्ध या फिर अपने विस्तार की नीति अपनाता तो ये सामंतों की सेना पर निर्भर होने लगे। सामंतों की सेना पर इनकी निर्भरता क्या हो गई? बढ़ गई। जिस वजह से जैसे कि हमने बताया कि राज्यों का तो विकेंद्रीकरण हुआ ही, लेकिन बाद में जाकर ये राजा इतने कमजोर हो गए कि इनकी खुद की सेना अब बची ही नहीं, बल्कि पूरी तरह से कोई भी बड़े युद्ध हो या फिर अपना विस्तार करना चाहे तो ये सामंतों के ऊपर डिपेंडेंट होने लगे। इस वजह से आप देखोगे पूर्व मध्यकाल में कोई भी अगर बात करें बड़े शासक आपको नजर नहीं आएंगे अगर हम हर्षवर्धन को छोड़ दे तो। चाहे हम बात करें उत्तर भारत में या फिर दक्षिण भारत में, तो हर्षवर्धन के बाद आपको एक भी राज उतना मजबूती से टिके हुए नहीं देखेगा। भले ही आपको कुछ ऐसे क्षेत्रीय राज्य मिलेंगे जो अत्यधिक उन्होंने शक्तिशाली अपने राज्य को बनाया, जैसे कि चोल की बात करें, पाल वंश की बात करें, राष्ट्रकूट की बात करें या फिर पल्लवों की बात करें, लेकिन किसी ने भी अस्थायित्व देने का काम नहीं किया। तो इन सभी पॉइंट को आप यहाँ पर बता सकते हैं। दूसरी तरफ जो कि हमने बात की कर व्यवस्था की, तो चूंकि ये भूमि पर स्वयं नियंत्रण रखते थे, स्वयं नियंत्रण, तो ये लोग ही अब जो है टैक्स को कलेक्ट करते थे, टैक्स वसूली करते थे। और इसके वजह से आप देखोगे कि
किसानों के ऊपर आर्थिक दबाव बढ़ा। तो ये सब प्रवृत्ति आपको देखने को मिल जाएगी प्रशासनिक व्यवस्था में भूमि अनुदान के कारण। यानी आप कह सकते हो कि कुल मिलाकर पूरी संरचना ही बदल गई। जो कि पहले केंद्र में शासक हुआ करता था वो अब सिर्फ नाम मात्र का शासक रह गया, लेकिन आप देखोगे तो इनकी शक्ति जो है सामंतों में विभक्त होने लगी। ये प्रवृत्ति भूमि अनुदान के कारण आपको पूर्व मध्यकाल में दिख जाएगी। तो ये प्रश्न था भूमि अनुदान से संबंधित। तो अब एक जो प्रश्न बनता है वो चोल प्रशासन के ऊपर। आप देखोगे बीपीएससी में इस पे प्रश्न पूछा भी गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अगर चोल प्रशासन के ऊपर प्रश्न बन जाए तो हमें इससे क्या अलग करना चाहिए। हालांकि स्ट्रक्चर हमारा तो यही होगा, लेकिन चोल प्रशासन के बारे में पूछ रहा है तो उसकी जो स्पेसिफिक जो विशेषताएं थी उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे चोल प्रशासन के ऊपर प्रश्न पूछा भी गया है, तो इसमें आप देखोगे सब कुछ वही रहेगा, लेकिन हम जो बदलने वाले हैं वो बात करते हैं। जैसे प्रांत स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, कर प्रशासन, सैन्य प्रशासन, न्याय व्यवस्था, इसमें क्या क्या प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। तो केंद्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो उसमें आप देखोगे राजा उस समय भी सरप्रमुख होता था। राजा सरप्रमुख, क्योंकि आप देखोगे चाहे वो न्याय की बात हो या फिर प्रशासनिक अधिकारी की बात हो या फिर सेना हो, इन सभी का प्रमुख राजा ही हुआ करता था। लेकिन इसमें आपको एक जो विशेष प्रवृत्ति दिखेगी चोल प्रशासन में, वो आपको 3 स्तर पर विभक्त दिखेगा प्रशासन। सबसे जो ऊपर होता था उसे वलनाडु कहते थे, और सबसे नीचे जो होता था उसे हम नाडु कहते थे, और बीच वाले जो प्रशासनिक स्तर थे उन्हें कोट्टम कहा जाता था। अब आपके मन में आ रहा होगा ये वलनाडु क्या है, कोट्टम क्या है, नाडु क्या है, हम आपको समझाते हैं। कोट्टम जो था आप कह सकते हो तहसील स्तर, क्या तहसील स्तर की प्रशासनिक इकाई। वहीं अगर हम बात करें नाडु की तो ये थी स्थानीय स्तर, और वलनाडु की अगर बात किया जाए तो आप कह सकते हो जिला स्तर। तो ये इनके आप कह सकते हो प्रशासन को विशेष रूप से विभक्त करके देखा जा सकता है। और चोला प्रशासन की सबसे जो बड़ी विशेषता है वो आप देखोगे ये जो क्षेत्रीय प्रशासन या फिर जिसे हम स्थानीय प्रशासन कहते हैं वो आपको स्वायत्त दिखेगी, यानी स्वतंत्र दिखेगी। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि आप देखोगे जैसे कि नाडु के अंदर बहुत सारे गांव आते थे जिसे हम ऊर या फिर सभा भी कहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था थी कि ये लोग अपना प्रशासन स्वयं से चलाते थे, चाहे वो तालाब निर्माण की बात हो, सिंचाई की बात हो, या फिर पंचायत स्तर पर विकास का काम हो, विकास का कार्य हो। ये स्थानीय प्रशासन स्वायत्त होते थे अपने कार्यों को करने में। तो आप देखोगे चोल प्रशासन की ये सबसे बड़ी विशेषता भी मानी जाती है। वहीं अगर हम बात करें कोट्टम की तो इनके पास आप देखोगे तहसील स्तर के प्रशासनिक इकाई का कार्यभार था, और इनके पास राजस्व और विधि या फिर कह सकते हैं कानून, इसे लागू करने का कहें या फिर इनके संरक्षण की जिम्मेवारी कोट्टम के पास हुआ करता था। वहीं इसके ऊपरी जो स्तर था उसे हम वलनाडु कहते हैं। तो इस तीनों स्तर पर आपको दिख जाएगा कि चोल साम्राज्य में ये किस प्रकार से प्रशासनिक संरचना काम कर रही थी। अब बात आती है कर प्रशासन की। तो कर प्रशासन में हम बात करें तो इन स्थानीय इकाइयों को ये अधिकार प्राप्त था कि वो क्षेत्रीय स्तर पर जो भी विकास कार्य हो रहे हैं उनसे वो कर वसूल सकते थे। जैसे अगर हम बात करें कृषि भूमि पर जो टैक्स वसूला जाता था वो इन्हीं अधिकारियों के पास होती थी। दूसरी तरफ आप देखोगे तो दक्षिण भारत में मछली पालन भी विशेष रूप से किया जाता था। तो ये इन सभी गतिविधियों के ऊपर नियंत्रण भी रखते थे
और क्षेत्रीय स्तर पर जो इनके द्वारा टैक्स कलेक्ट किया जाता था वो इनके पास ही रहता था। कुछ जो है राशि केंद्र के पास भिजवा दिया जाता था, लेकिन आप देखोगे ज़्यादातर इनके पास रहता था और ये अपने स्तर पर विकास कार्यों को देखते थे। तो ये आपको दिख जाएगा इनके प्रशासनिक संरचना में। सेना में अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में खास करके अगर चोलों की बात करें तो यहाँ भी आपको सामंती प्रथा तो दिखेगी ही, साथ ही साथ आपको दिखेगा दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य के सेना की बात करें तो इन्होंने नौसेना के ऊपर बहुत ही ज़्यादा काम किया था। वो चाहे राजेंद्र चोल हो या फिर राजराज प्रथम हो, तो इन्होंने दक्षिण भारत में अपने नौसेना को बहुत मजबूत किया था। यही नहीं बल्कि आप देखोगे कि इनकी सेना दक्षिण भारत में श्रीलंका तक इन्होंने विजय भी प्राप्त किया था। तो इसलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है और ऐसा प्रश्न भी बनता है कि कौन ऐसे भारत में शासक हुए हैं जिनके काल में नौसेना बहुत ही ज़्यादा मजबूत था। तो आप वो कह सकते हैं राजेंद्र चोल, जो कि चोल साम्राज्य से संबंधित थे, उनके काल में आप देखोगे नौसेना बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी। तो इन सभी बातों की चर्चा आपको इन क्वेश्चन के माध्यम से करना था और आपका काम हो जाता। एक क्वेश्चन जो हमारा बच रहा है वो आप देखोगे कि पूर्व मध्यकाल में मंदिर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी हम आपको यहाँ पे संक्षिप्त में बताने का प्रयास करते हैं। मंदिर से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है वो आपको मंदिर का महत्व पूछ लिया जाता है पूर्व मध्यकाल में। तो इसमें आपको क्या चाहिए वो हम बता देते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि एक जो दान दिया जाता था जिसे देवदान कहा जाता था वो मंदिरों को मिलता था, और मंदिरों को जो है भूमि जो अनुदान प्राप्त होता था, जिस वजह से यहाँ पे आप देखोगे कि मंदिर जो है बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया था और इन्होंने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था भी बना लिया था। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो सामंत होते थे वो खुद से भी मंदिर निर्माण करते थे। तो सामंतों द्वारा मंदिर निर्माण, और इस मंदिर के आसपास आप देखोगे तो आर्थिक गतिविधियां भी होती थी। आर्थिक गतिविधियां जैसे मंदिर के पास बाजार बनाए जाते थे। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में उस समय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी बन गया था मंदिर। यही नहीं बल्कि अगर हम बात करें तो मंदिर मध्यस्थ का भी काम करते थे, यानी जो ग्राम स्तर पर विवाद हो जाते थे तो यही मंदिर के जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे वो उसे भी निपटाने का काम करते थे। और जैसा कि हमने बताया कि मंदिर के आसपास बाजार निर्मित होने लगे थे तो ये आर्थिक गतिविधि का मुख्य केंद्र भी बन गया था, क्योंकि इससे जुड़े हुए पुजारी वर्ग या फिर वहाँ जो प्रसाद, माला या फिर अन्य प्रकार की जो गतिविधियाँ होती थी उससे संबंधित दुकानें लगने लगी, बाजारें निर्मित होने लगी, और आप एक तरह से देखोगे तो आर्थिक क्रियाकलाप का मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। बाद में चल के अगर हम बात करें तो मंदिर नृत्य हो, संगीत हो, कला हो, इस सब का मुख्य केंद्र बन गया। तो आप इन सभी भूमिकाओं को यहाँ पर बता सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे अजंता हुआ, एलोरा हुआ या फिर खजुराहो हुआ, ये सब मंदिर आपको प्रमुख रूप से दिख जाएंगे। तो इन सभी बातों को आपको यहाँ पर चर्चा कर देना है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज पूर्व मध्यकाल या फिर गुप्तोत्तर काल से संबंधित प्रश्नों को देखने का प्रयास किया। अगले क्लास में हम लोग मध्यकाल के ऊपर क्वेश्चन को देखेंगे कि वहाँ पे किस प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।